हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट क्वेश्चंस के साथ में आपको सॉल्व करवाता है। और इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम की भी तैयारी करा रहे हैं। इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा कि कंप्लीट फ्री एजुकेशन, 100% फ्री एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करते हैं। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का फीस की डिमांड या सब्सक्रिप्शन फीस की डिमांड नहीं की जाती। तो 100% फ्री एजुकेशन, वो भी अकेले इसी प्लेटफॉर्म पे जो है मैग्नेट ब्रेन्स। सारा कंटेंट बेस्ट टीचर्स के द्वारा और बेस्ट कंटेंट ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में मैं क्या कवर कर रहा हूं? इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर कर रहा हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 6 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत काम की है, इसलिए ये वीडियो आप लोग पूरी वॉच करिए, क्योंकि इसमें जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन बेसिकली आप लोगों की बुक में भी, आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक में जब पढ़ा तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ शेप्स, उनके एरिया, उनके पैरामीटर जानने की यहाँ पे पूरी आप लोगों ने तरीका देखा होगा कि कैसे जाना जाता है। और उसी के ऊपर बेस्ड सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अराउंड 66 क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपको दिखेंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर आपको मिल रहा है वो है चैप्टर 6, और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये है पार्ट 1। तो टोटल 2 पार्ट्स में आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगी। पार्ट 1 में हम लोग कवर कर रहे हैं एमसीक्यूज, फिलिंग इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ ट्रू एंड फॉल्स हो गया, फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो गया, एमसीक्यूज हो गए, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पूरा यहाँ पे कवर करेंगे। और जो पार्ट 2 है वहां पे मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे सिखा रहा हूँ। तो 20 क्वेश्चन है जो आपके शुरुआत के, वो 20 क्वेश्चन इस पार्ट 1 में आपको कंप्लीट तरीके से मिलेंगे। तो चलिए पहला सवाल आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, वो भी चैप्टर मेंसुरेशन में, उसको हम लोग वॉच करते हैं। तो वो क्या है? तो पहले जो 6 क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे पहले जो 6 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस ओनली 1 इज करेक्ट। तो आपको यहां पे दिखेगा कि आपके सामने हर क्वेश्चन के साथ में 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 4। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही है। तो यहाँ पे आपको तो पहले ये समझना है कि इस तरह के पैटर्न को हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। मतलब यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स आपको दिखेंगे, आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर को सॉल्व करके चीजें नहीं दिखानी है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस को आपको रफ में जो सॉल्व करना है, तुक्काबाजी यहाँ नहीं खेलना। क्लियर है ये चीज? तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ कह रहा है फॉलोइंग फिगर्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 6 यूनिट स्क्वायर्स। अब देखो क्या, पहला तो क्वेश्चन की हिंदी समझनी जरूरी है। यहाँ पे अगर हर फिगर आप देखें तो हर फिगर में आपको 6 बॉक्स मिलेंगे। देखो हम लोग काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे ये है पहला 1 2 फिर 3 4 5 एंड 6 बॉक्सेस हैं जिनको ज्वाइन करवाया गया है और अलग अलग शेप फॉर्मेशन हुई है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉक्सेस, और वो सारे के सारे स्क्वायर्स हैं। जब मैं वर्ड स्क्वायर यूज करता हूं तो स्क्वायर एक इस तरह का फिगर है जहां पे आपको एजेस, इनको एजेस बोला जाता है, मतलब जहां पे ये बाउंड्री जो है ये सब इक्वल, साइड्स जो हैं वो सब एक दूसरे के इक्वल मिलेंगी। अगर मैं बोल दूं ये 1 है, मतलब ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो स्क्वायर का मतलब सारी साइड्स जब इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो इस तरह के बॉक्स को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि स्क्वायर्स का यूज किया है। कितने स्क्वायर हैं? 6 स्क्वायर हैं। ठीक है, 6 स्क्वायर्स का यूज करके अलग अलग शेप बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं, विच फिगर हैज द स्मॉलेस्ट पैरीमीटर। आप बताइए इसमें से ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें स्मॉलेस्ट पैरीमीटर आएगा। अब वर्ड जब पैरीमीटर यूज होता है तो आप लोगों ने थ्योरी में भी इसको पढ़ा कि वर्ड पैरीमीटर का मतलब क्या है। तो पैरीमीटर 2 वर्डों से मिलके बना है, एक है शब्द आपका पैरी और दूसरा शब्द है मीटर। दैट मीन्स पैरी का मतलब आउटर बाउंड्री। ठीक है, आउटर बाउंड्री, यहां आप ऐसे बोल रहे फेंस। ठीक है, तो आउटर बाउंड्री की लेंथ,
तो पेरीमीटर तब यूज किया जाता है वर्ड जब स्ट्रेट लाइंस दी हो, स्ट्रेट लाइंस का यूज करके कोई क्लोज्ड फिगर बनाया है। तो आप देखेंगे 4 स्ट्रेट लाइन, तो जब स्क्वायर्स आपस में ज्वाइन हो गए तो यहां पर इस फिगर की आउटर बाउंड्री बन के आपको मिल रही है। ये एक आउटर बाउंड्री है, ये एक पूरी आउटर बाउंड्री है। आपको समझ आ रहा है, क्लियर है? ये एक पूरी आउटर बाउंड्री है। तो जब ये आउटर बाउंड्री को हम देखते हैं तो स्ट्रेट लाइंस हमें दिख रही हैं। अगर कर्व्ड लाइंस दिखती तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं सरकमफ्रेंस। क्लियर है? ये आउटर बाउंड्री क्योंकि स्ट्रेट लाइंस है इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं पेरीमीटर। स्ट्रेट लाइंस, पेरी का मतलब स्ट्रेट और मीटर का मतलब लेंथ। तो स्ट्रेट लेंथ जो है उसको हमें ऐड करके देना है। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स, बेसिकली पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया गया था, सम ऑफ ऑल साइड्स, और यही है आपका पेरीमीटर। तो आपसे ऐसा बोला गया है कि कौन सा फिगर है जिसमें सबसे छोटा पेरीमीटर आएगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है तो वो समझना जरूरी है। देखिएगा, अगर मैं बोल दूं कि ये यूनिट स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर जब हम वर्ड यूज करते हैं तो दैट मीन्स हर साइड जो है वो 1 यूनिट की है। 1 यूनिट का मतलब यहां पर हम 1-1 सेंटीमीटर या सिर्फ 1 साइड को हम 1 मान के चलते हैं। तो अगर ये भी 1 है और अगर ये भी 1 है, उसके बाद ये भी 1 है, फिर ये भी 1 है, फिर ये भी 1 है, ऐसे ही यहाँ पे आउटर बाउंड्री ये भी 1 है, यहाँ पे आउटर बाउंड्री ये भी 1 है, और यहाँ पे भी ये 1 और ये 1 है। तो आप देख रहे हैं आउटर बाउंड्री की जब मैं देखूंगा आउटर बाउंड्री तो कितने 1 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 1 + 1 2 यूनिट मिल रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट मिल रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट मिल रहा है, और यहाँ पे 3 यूनिट मिल रहा है, और यहाँ पे 3 यूनिट मिल रहा है। तो इसका मतलब 2 + 3 + 2 + 3 सम ऑफ ऑल द साइड्स जब मैं करूंगा तो ये इस केस में 10 यूनिट आ रहा है। ऐसे ही जब मैं इस फिगर को देखूंगा तो हर बॉक्स जो है वो 1 यूनिट का है, ठीक है? अ यूनिट स्क्वायर बोला है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां वाली बाउंड्री देखूं तो ये 1 यूनिट, फिर ऐसे नीचे आऊं तो अगेन 1 यूनिट, फिर अगेन नीचे आऊं तो 1 यूनिट, फिर यहाँ पे नीचे आऊं तो 1, अगेन ऊपर जाऊंगा 1 यूनिट, फिर ऊपर जाऊंगा 1 यूनिट, फिर और ऊपर गया 1 यूनिट, और ऊपर गया 1 यूनिट, ऐसे यहाँ पर भी 1, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 1। तो कितने 1 मिले मुझे? क्या है आउटर बाउंड्री का सम? आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया 12 यूनिट। तो सम ऑफ ऑल द आउटर साइड्स या आउटर बाउंड्रीज या सम ऑफ ऑल द साइड्स अगर मैं बोलूं तो सारे साइड्स का जब मैं सम कर रहा हूं यहाँ 12 यूनिट आ रहा है। सबसे छोटा पेरीमीटर बताना है, इन दोनों में सबसे छोटा तो अभी फर्स्ट फिगर आया है। आगे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी 1 यूनिट के स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये आ रहा है 14 यूनिट आउटर बाउंड्री। 1 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से सारी यूनिट क्योंकि 1 1 है तो इनको जब मैं ऐड करूंगा ये 14 यूनिट आ गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आएगा 1 यूनिट, अगेन 1 यूनिट, तो 1 और 1, फिर ये 1 यूनिट तो 1, फिर ये 1 यूनिट तो 1, फिर ये 1 यूनिट तो 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ऐसे कितने 1 हैं जो मुझे ऐड करने हैं ये आपको देखना है। तो देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, फिर उसके बाद ये भी 1, ये भी 1। तो कितने 1 लिखे मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी आपका 14 यूनिट या 15 यूनिट कुछ आ रहा है। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे 14 यूनिट आ रहा है। इन सब में सबसे छोटा पेरीमीटर मुझे सिर्फ फर्स्ट फिगर का दिख रहा है, तो मैं टिक करूंगा डी ऑप्शन को। बस इस तरीके से आपको ये पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। हर स्क्वायर 1-1 यूनिट का है, प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके एमसीक्यू का ये पहला क्वेश्चन आपको बताया। टोटल 6 एमसीक्यू हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि डी ऑप्शन है या कुछ और आंसर है। चलिए डी आंसर है वैसे तो इसका फर्स्ट, ठीक है। तो ये ग्रीन टिक कहाँ आ रहा है? तो देखिए यस, ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे आया है। तो आपने देखा किस प्रकार से चीजें देखनी है।
क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर शेप्ड पार्क। तो आप एक पार्क देख रहे हैं जिसका शेप कैसा है, स्क्वायर शेप है, और इस पार्क का नाम हमें दिया है, तो पार्क का नाम है ABCD। ऑफ साइड 100 मीटर हैज 2 इक्वल रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स। ये कह रहा है कि हर साइड जो है वो 100 मीटर की है, स्क्वायर पार्क बोला है ना, तो ये DC, इसका मतलब ये है कि जो AB है ये इक्वल है BC के, BC जो है वो इक्वल है DC के, DC जो है ये इक्वल है AD के। इस तरीके से हर साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो एक एक साइड 100 मीटर की है। पहले तो ये क्लियर हो गया, तो ये स्क्वायर पार्क है। हैज 2 इक्वल रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड। अब इसमें 2 रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड हैं, अगर आप यहां पे देखें तो इन कोनों में फ्लावर लगा है। फ्लावर बेड का मतलब है इस पूरे एरिया में सिर्फ फ्लावर्स लगाए हैं। तो पार्क है पूरा, पार्क के 2 कोनों में, ठीक है, ये 2 कॉर्नर्स हैं जहां पे इन्होंने सिर्फ फ्लावर्स लगाए। तो जो एरिया में फ्लावर लगा होता है उसको हम फ्लावर बेड कहते हैं। आगे देखिएगा, अ स्क्वायर शेप्ड पार्क ABCD और साइड 100 मीटर हैज 2 इक्वल रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइज 10 मीटर बाय 5 मीटर। सर ये क्या दिया है, इसका मतलब ये है कि जब इस तरीके से लिखा रहता है 10 मीटर बाय इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन को हम कहते हैं बाय 5 मीटर, तो 10 मीटर का मतलब ये हमें लेंथ दी है और 5 मीटर का मतलब ये हमें ब्रेथ दी है। तो पहले L की वैल्यू रहती है फिर B की वैल्यू रहती है, और किसी रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड जो कोनों में लगा हुआ है ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब ये दोनों 10 बाय 5 हैं, ये भी 10 है ये 5 है, तो ये 5 मीटर ये 10 मीटर, ये 10 मीटर ये 5 मीटर, इस तरीके से इन्होंने बोला है। तो लेंथ आपको दी है 10 मीटर की, ठीक है, और ब्रेथ आपको दी है 5 मीटर की, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रिमेनिंग पार्क इज, अब आप मुझे ये बताइए कि इस फ्लावर बेड को अगर मैं हटा दूं तो ये जो आउटर बाउंड्री है यहां से लेके अगर मैं चलता हूं, इस आउटर बाउंड्री की लेंथ क्या है, सिर्फ फ्लावर बेड में हटा दूं तो ये आपको बताना है। तो ब्लू कलर से मैंने जो बाउंड्री दिखाई है इसकी लेंथ बतानी है, और यही हमें बोला लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रिमेनिंग पार्क। अगर फ्लावर बेड हटा दिया जाए तो रिमेनिंग पार्क का आप लेंथ बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, बोर्ड कर लेते हैं। क्लियर, अब चीज को समझना, देखो D से लेके इस पॉइंट तक ये है 10 मीटर, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये है 5 मीटर, फिर यहां से लेके यहां तक ये है 10 मीटर, तो ये 10 मीटर दिया है, टोटल 100 मीटर है। उस 100 मीटर लेंथ में से अगर मैं DC में देखूं तो DC मुझे क्योंकि 100 मीटर दिया है, इस DC में अगर मैं ये 10 मीटर हटा दूं तो DC में से अगर मैं फ्लावर बेड की बाउंड्री हटा दूं, तो फ्लावर बेड की बाउंड्री अगर रिमूव कर दूं तो आप देखेंगे आपको रिमेनिंग बाउंड्री मिलेगी, ठीक है, तो रिमेनिंग लेंथ ऑफ पार्क मिलेगी, तो रिमेनिंग साइड ऑफ पार्क। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मुझे ये देखना है कि टोटल DC में से अगर मैं 10 मीटर हटा दूं तो ये जो बची हुई साइड है ये कितनी लंबाई की है, तो ये जो बची हुई है इसमें से टोटल DC में से आप 10 मीटर को माइनस कर दो। दैट मीन्स अगर मैं 100 में से 10 माइनस कर दूं तो ये आ रहा है 90 मीटर। तो अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, देखिएगा इस पॉइंट को अगर मैं कंसिडर ना करूं, 10 मीटर यहां ना लिखूं, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये है 90 मीटर, और ऐसे ये 90 मीटर हो गया। यहां से यहां तक ये भी टोटल 100 है, इस 100 में से 10 हटा दूंगा तो ये भी 90 मीटर आएगा, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये 90 मीटर आएगा। अब यहां से C से लेके B तक टोटल कितना दिया है, ये 100 मीटर दिया है, 100 मीटर में से आप 5 हटा दो तो ये आएगा आपका 95 मीटर। किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, इस पॉइंट से, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई मैंने 10 मीटर और 5 मीटर रिमूव किया, तो इस साइड में से 5 मीटर रिमूव किया 95 आया, इस साइड में से 5 मीटर रिमूव किया तो ये आया 95 मीटर।
100 मीटर टोटल था, 100 मीटर में से 5 मीटर हटा दिया तो ये 95 मीटर। अब देखो इन सबको मैं ऐड करूंगा, किसको, 95 मीटर प्लस 90 मीटर प्लस 95 मीटर प्लस 90 मीटर, तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री अगर मैं फ्लावर बेड हटा दूं तो पार्क की जो दूसरी बाउंड्री है उसका लेंथ आ जाएगा फ्लावर बेड की बाउंड्री को हटा के, तो ये हमारा आ रहा है 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90। अगर मैं देखूं तो 5 प्लस 5 यूनिट प्लेस पे तो 0 आ गया, 10 10 का 0 कैरी 1 तो 10 10 प्लस 9 19 19 प्लस 1 इज 20 28 28 प्लस 2 इज 30 और 37, तो ये आ जाएगा 370 मीटर। ठीक है, 370 मीटर। ये क्या आया हमारा, अ स्क्वायर शेप्ड पार्क ABCD ऑफ साइड 100 मीटर हैज 2 इक्वल रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइज 10 मीटर बाय 5 मीटर, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रिमेनिंग पार्क। अब देखो ये सिर्फ हमारी आउटर बाउंड्री आई है अभी, अगर मैं आपको रेड पेन से दिखाऊं तो यहां से लेके ये, ठीक है, और ये लाइन, सिर्फ लाइन आई है, और पार्क किस बाउंड्री के अंदर बना हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो पार्क बना हुआ है ये जो है इसके अंदर भी, तो ये चीजें भी हैं दो, यहां से यहां ये भी तो ऐड होगा, तो पार्क एक्चुअल में इस बाउंड्री में बना हुआ है। ठीक है, अभी जो हमारा ये 370 आया है, 370 हमारी सिर्फ आउटर बाउंड्री आई है, अंदर वाला अभी हमने ऐड नहीं किया। ये वाला साइड आपका है 10 मीटर तो 10 ऐड होगा और 5 ऐड होगा, मतलब इस साइड 15 ऐड होगा और इस साइड भी 15 ऐड होगा, तो 15 प्लस 15 30 होता है, ये 30 और ऐड होगा इसमें 30 मीटर, और ये हमारा आ जाएगा 400 मीटर हमारा जवाब। तो आपका आंसर है बी ऑप्शन। क्या किया मैंने, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। यहाँ पे क्या हमसे बोला था, हमसे कहा था एक पूरा पार्क है, एक पूरा ग्राउंड है जो 100 मीटर का है, मतलब हर साइड 100 मीटर की है। इस 100 मीटर में दो कोनों में फ्लावर बेड लगा हुआ है। ठीक है, फ्लावर बेड इन्होंने ये वाला दिया था, ये फ्लावर बेड है। अब वो कह रहा था कि पार्क की जो बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री की लेंथ बताइए। तो हमने पहले आउटर बाउंड्री की लेंथ कैलकुलेट की, आउटर लाइंस हमने कैलकुलेट की, आउटर लाइंस का सम आया था 370 मीटर। फिर ये जो फ्लावर बेड की बाउंड्री है, ठीक है, इसको हमने ऐड किया, तो ये 10 प्लस 5 और ये 5 प्लस 10, तो 15 यहां से मिला, 15 यहां से मिला। तो फ्लावर बेड की जो बाउंड्री पार्क के साथ लगी हुई है वो है 15 मीटर, तो 15 मीटर 15 मीटर, ये हुआ 30 मीटर। 30 मीटर 370 में ऐड किया, आंसर आया हमारा 400 मीटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमें दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं। यस, देखिए हमारा ग्रीन टिक भी बी ऑप्शन पे ही हमें मिल रहा है। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों क्वेश्चन आपने देखे। एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, टोटल है हमारे पास 6 क्वेश्चन। क्लियर, चलिए जो चैप्टर का नाम है मैं दोबारा क्लियर कर दूं, जो लोग भी अब वीडियो को देखना चालू किए, वैसे तो आपने टाइटल में देख लिया होगा। आप लोग देख रहे हैं मेंसुरेशन का पार्ट 1, तो मेंसुरेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से पार्ट 1 आप लोग वॉच कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने क्लियर किया। पहले 2 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। किसी स्क्वायर की साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब स्क्वायर बेसिकली वो बॉक्स है, इस तरीके से जब 4 साइड आपस में मिलती हैं और एक क्लोज्ड फिगर बनाता है तो स्क्वायर उसको बोलते हैं जब चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो वर्ड पैरेलल का मतलब जब भी कोई 2 लाइन आपस में मीट नहीं करेंगी, वो एक दूसरे के अगल बगल चलती रहती हैं, आगे कहीं पे भी जाके वो मीट नहीं करती, ऐसी 2 लाइंस को हम पैरेलल कहते हैं। तो अपोजिट 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और चारों साइड इक्वल होती हैं, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर के जो साइड्स है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ABCD नामकरण कर दिया और इसके साइड्स हैं आपके 10 सेंटीमीटर के, तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी ये 10 सेंटीमीटर है। चलिए, हाउ मैनी टाइम्स विल द न्यू पेरीमीटर बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। ये कह रहा है कितने गुना
पेरीमीटर बढ़ जाएगा। हाउ मैनी टाइम्स विल द न्यू पेरीमीटर बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। अगर इस स्क्वायर के साइड्स को डबल कर दे, मतलब यहां पे ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर मैं स्क्वायर के साइड्स को डबल कर दूं तो आप बताइए पेरीमीटर कितना गुना बढ़ गया। टाइम्स पूछा है वर्ड, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल होगी 10 सेंटीमीटर का डबल, मतलब इंटू 2 करना है, मतलब हर साइड अब हो गई है 20 सेंटीमीटर की। तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर। और नया जो स्क्वायर बना है इसका नामकरण कर देते हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। ये डैश क्या है? तो ये बेसिकली सिंबल है, बस नामकरण मैंने डैश के साथ किया। पहले स्क्वायर था ABCD, इसी के साइड्स बड़े किए हैं तो नया नाम मिल गया, नया स्क्वायर जो बन के आया ये A डैश, B डैश, C डैश, D डैश बन के आया। आगे ध्यान दीजिएगा, इस स्क्वायर का पेरीमीटर अगर मैं देखूं तो वर्ड पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। और यहां पर हर साइड 10 सेंटीमीटर की थी, तो 10 + 10 + 10 + 10 जब मैं करूंगा, देखिएगा 10 + 10 + 10 + 10 जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर, यहां पे भी हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर यहां पे क्या आएगा, यहां पे देखना, यहां पे आएगा 20 + 20 + 20 + 20, तो ये आ जाएगा आपका 40 + 40 मतलब 80, तो ये आ गया आपका 80 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, इसका पेरीमीटर था 40 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर आया 80 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे दोनों स्क्वायर्स को कंपैरिजन करना है, कोई चीज पहले 40 थी वो बाद में 80 बन गई, तो 40 से 80 बनने के लिए 40 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया कि वो 80 आएगा, तो आप कहेंगे सर 40 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर 80 आएगा। दैट मीन्स जो पहले पेरीमीटर था अगर मैं उसको 2 टाइम्स कर दूं, 2 गुना कर दूं, तो यहां पे मेरा आंसर 80 आएगा, 80 आएगा। यही हमारा क्वेश्चन था कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। पहले जो मेरे पास स्क्वायर है वो 10 सेंटीमीटर का है, वो कितना गुना बढ़ जाएगा, गुना मतलब टाइम्स, मतलब कितना मैं मल्टीप्लाई करूं पुराने वाले में कि नए वाले का आंसर आ जाए। और नए वाले का पेरीमीटर आया है 80 सेंटीमीटर, तो मैंने पुराने वाले में 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 80 आया है। क्लियर है? तो यहां पर हम कहेंगे इसका आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में है ए, 2 टाइम्स। यहां तक चीजें आपको आ रही होंगी बहुत अच्छे से समझ। आंसर चेक कर लेते, तो यस देखिए हमारा ग्रीन टिक भी, ए ऑप्शन भी हमें मिल रहा है। तो 3 क्वेश्चन हो गए यहां तक। मूव करते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। तो एक शीट ऑफ पेपर है, मतलब एक शीट है, मतलब पेपर की शीट है, तो पेपर है आपके पास प्लेन में रखा हुआ, उसमें लेंथ और ब्रेथ दिया है, और ये शीट का जो शेप है ये रेक्टेंगुलर शीट है। तो आपको पहले तो क्लियर होना चाहिए कि आप जिस फिगर को देख रहे हो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो ये एक रेक्टेंगल है। उसके बाद लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। A rectangular piece is cut from the sheet as shown in figure 6.6। तो इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि इस शीट में से मैंने एक छोटा सा पीस काट के निकाल लिया। तो which of the following statement is correct for the remaining sheet? आप बताइए, जो बची हुई शीट है अगर इसको मैं ध्यान से देखूं और नीचे अगर मैं 4 स्टेटमेंट पढ़ूं, तो कौन सा स्टेटमेंट इस शीट के लिए सही बैठता है, मतलब क्या बोलना हमारा सही रहेगा। तो ये इसकी आउटर बाउंड्री बचेगी, जो पहली शीट थी, ठीक है, उस शीट में से तुमने एक टुकड़ा काट लिया, तो ये टुकड़ा काट के निकाला, और ये जो टुकड़ा तुमने काट के निकाला है ना कोने में से, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम वहां पे डायग्राम को देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है पेरीमीटर रिमेन्स सेम बट एरिया चेंजेस। ये कह रहा है कि इस फिगर का जो पेरीमीटर था वो ही इस रिमेनिंग शीट का पेरीमीटर रहेगा, लेकिन एरिया में चेंजेस आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। इस फिगर के लिए अगर मैं पेरीमीटर देखूं तो इसका पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब 20 + 10 + 20 + 10, तो ये आएगा 20 + 10 + 20 + 10, और ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी 40, 50, 60, तो ये 60 सेंटीमीटर पेरीमीटर आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसकी लेंथ थी 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विथ इसकी ब्रेथ थी 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस केस पे जब मैं आता हूं तो मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूं। ठीक है, इस केस में जो पेरीमीटर होगा वो पेरीमीटर क्या होगा तो वो देख लेते हैं। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स अगर मैं देखूं तो ये वाली साइड है 10, ये वाली साइड 20 में से 5 निकाल दिया तो यहां पे बचेगा 15, तो ये 15, ये 10, तो देखो एक 10 अगर इधर से चलता हूं तो मैं ये 10 यहां पे साइड्स को क्लियर कर देता हूं, आपको पेन के साथ दिखा देता हूं। ये साइड है 10, फिर ये साइड है 15, तो +15, फिर ये वाली साइड है आपकी कितनी, तो जो स्क्वायर आपने निकाला है वो है जो यहां से रेक्टेंगल निकाला था उसकी ये वाली साइड थी 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये 2 रहेगा, तो +2। फिर ये वाली साइड अगेन आप देखेंगे ये 5 सेंटीमीटर की थी तो ये 5 थी। ठीक है, तो ये 2 और ये 5, तो 2 + 5 प्लस ये यहां से यहां तक की साइड, तो ये टोटल थी 10, 10 में से आपने यहां पे निकाल दिया कितना 2, तो 10 में से 2 गए, मतलब ये साइड है आपकी 8, तो 8 प्लस और यहां से यहां तक की साइड ये पूरी ये है 20, तो ये आएगा 20, और इसका पेरीमीटर कितना आएगा तो 10 + 15 मतलब 25, 25 + 20 मतलब 45, 45, और 10 55, 55 + 5 60, तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर भी 60, इसका पेरीमीटर भी 60, तो देख रहे हैं हम पेरीमीटर में कोई चेंजेस नहीं है। अब अगर इसका एरिया की हम बात करें, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो यहां पर पूरे का एरिया था 200 सेंटीमीटर, इसमें से जो आपने एरिया निकाला वो कितना निकाला, तो 5 × 10, ठीक है, 5 × 2 इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया निकाल दिया। तो 200 में से अगर आपने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाल दिया तो इसका एरिया आ जाएगा आपका 200 - 10 मतलब 190 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिमेनिंग साइड का एरिया बचेगा। तो यस, यहां पर हमारा पेरीमीटर सेम है और एरिया जो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि पेरीमीटर रिमेन्स सेम बट एरिया चेंजेस, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। और हमसे पूछा भी गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिमेनिंग शीट, तो पहले ही स्टेटमेंट हमारा सही आ गया। बाकी 3 स्टेटमेंट भी हम रीड कर लेते हैं, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर यहां पर। ठीक है, आगे समझिएगा बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, एरिया रिमेन्स द सेम बट पेरीमीटर चेंजेस। अब देखो बी ऑप्शन में वो कह रहा है कि एरिया सेम रहेगा बट पेरीमीटर में चेंजेस हैं, तो ये तो एकदम ही गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है, रीजन अभी आपने देखा कि भाई जो एरिया आ रहा है वो एरिया भी सेम है, सॉरी एरिया चेंज हो रहा है बट पेरीमीटर में चेंजेस नहीं हो रहा है, ये कह रहा है पेरीमीटर में चेंजेस हो रहा है। तो सिर्फ मुझे यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक दिख रहा है। सी ऑप्शन में देखिए कह रहा है बोथ एरिया एंड पेरीमीटर आर चेंजिंग, एरिया भी चेंज हो रहा है पेरीमीटर भी चेंज हो रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा था, पेरीमीटर जो था वो सेम था। बोथ एरिया एंड पेरीमीटर रिमेन द सेम, अब यहाँ पे कह रहा है कि पेरीमीटर एरिया दोनों सेम रहेगा, तो सेम भी नहीं है, चेंजेस तो हो रहा है, एरिया में चेंजेस हो रहा है और पेरीमीटर सेम है, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो यहाँ पे सही है, वो है ए स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए होगा। तो आपको रीजन समझ आया, पूरा मैंने अभी सॉल्व करके भी आपको रीजन दिया, तो फाइनली इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए ग्रीन टिक भी हमारा ए ऑप्शन पे ही आ रहा है।
चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है two regular hexagon of perimeter 30 centimeter each are joined as shown in the figure 6.7. The perimeter of the new figure is. ये कह रहा है कि दो रेगुलर हेक्सागन। अब देखो यहां पे कुछ शब्दों को समझना पड़ेगा। पहला शब्द जो मैं समझाऊंगा वो है हेक्सागन। तो जब हम हेक्सा वर्ड यूज करते हैं तो हेक्सा का मतलब होता है ऐसा क्लोज्ड फिगर जहां पे 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो 6 साइड्स का जो फिगर होता है उसको हेक्सागन बोलते हैं। गन मतलब यहां पे क्लोज्ड फिगर को बोला गया है, और हेक्सा मतलब 6 साइड, 6 स्ट्रेट साइड्स, 6 स्ट्रेट लाइंस जब मिलती हैं एक क्लोज्ड फिगर बनाती हैं तो वो हेक्सागन कहलाता है। दूसरा वर्ड यहां पे मैं समझाऊंगा रेगुलर। जब हम वर्ड रेगुलर यूज करते हैं तो हायर क्लासेस, मतलब मैं कहूंगा कि आप मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं 10th क्लास तक, वर्ड रेगुलर को अच्छे से समझ लो। रेगुलर का मतलब ये होता है कि जब सारी साइड सेम होती हैं, तो एक क्लोज्ड फिगर जिसमें 6 साइड्स मिलके एक हेक्सागन बना रही हैं और 6 की 6 साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो ये जब एक दूसरी 6 साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं तब हम वर्ड को यूज करते हैं रेगुलर, और हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, ठीक है। तो ये चीज समझ आई। अब ये कह रहा है 2 रेगुलर हेक्सागन ऑफ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर ईच, मतलब एक जो यहाँ पे हेक्सागन लगा हुआ है, ये जो ऊपर वाला हेक्सागन लगा हुआ है, ठीक है, इस हेक्सागन में जो 6 साइड हैं, ये 6 साइड का जब आप पेरीमीटर देखेंगे तो ये पेरीमीटर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है एक का 30 सेंटीमीटर, और दूसरा भी रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो ये भी हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, और इसमें भी 30 सेंटीमीटर का पेरीमीटर है। मतलब 6 साइड का जो सम है वो 30 सेंटीमीटर है, इसमें भी 6 साइड का सम 30 सेंटीमीटर है। कई बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि वो कहते हैं सर 2 को ऐड कर दिया, 2 को ऐड कर दिया इसका मतलब 30 + 30 60 होगा। मैं कहूँगा ये गलत है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब 2 को ज्वाइन किया तो फिगर देखने में चेंजेस आ गया है। क्या चेंजेस आया सर? यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आया। वो चेंज ये आया है कि आपसे पेरीमीटर पूछा है, और पेरीमीटर हमेशा होता है आउटर बाउंड्री का। तो यहाँ पे आउटर बाउंड्री अगर आप इन दोनों फिगर्स को एक साथ देखते हैं तो आउटर बाउंड्री अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है। आउटर बाउंड्री देखिए, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये इसकी आउटर बाउंड्री फॉर्मेशन है, ये आउटर बाउंड्री है। तो ये आउटर बाउंड्री का पेरीमीटर बताइए, ये अंदर वाली लाइन आपको नहीं लेनी। क्लियर है ये चीज? अब बात को समझो कि यहां पे अगर पेरीमीटर किसी एक का 30 है, दैट मींस ये वाली साइड मान लो A है, ये वाली साइड मान लो A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन बोला। कितनी साइड्स है? 6 साइड है। पेरीमीटर इस फिगर के अंदर, यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस फिगर के अंदर पेरीमीटर सिर्फ एक हेक्सागन का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, मतलब ये 6A, A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A मिलके 30 बना रहा है। ये है इसका मतलब, समझ आ रही है? अब 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार A जब ऐड होगा तो ये 6A आएगा, विच इज इक्वल्स टू 30, और A की जो वैल्यू है ये आएगी 30/6, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो एक साइड हेक्सागन की आई है 5 सेंटीमीटर। अब मुझे इन दोनों फिगर्स का, इस तरीके का ये जो आउटर बाउंड्री है, इस आउटर बाउंड्री का पेरीमीटर बताना है। तो ये आउटर बाउंड्री का पेरीमीटर उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये वाला भी 5, ये वाला भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। कितने 5 है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 5s यहां पे मुझे दिख रहे हैं। तो ये 10 5 जब आपस में ऐड होंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 50। आप देखिएगा 5 + 5 10, 5 + 5 10, तो 20 ये हुआ, फिर 25 30 35 40 45 50। तो यहां पर 50 सेंटीमीटर आंसर आएगा किसका? पेरीमीटर का। किसके पेरीमीटर का? ये वाला पेरीमीटर,
इस वाले फिगर का जो पेरीमीटर है, मतलब आउटर बाउंड्री का सम, ये आ रहा है हमारा 50 सेंटीमीटर। आपको समझ आ गया होगा, और ये है आंसर हमारा डी ऑप्शन। कई बच्चे गलती ये करते हैं 30 + 30 करके 60 लिख देते हैं और वो 60 को टिक करके आ जाते हैं और कहते हैं सर गलत हो गया, टीचर ने गलत चेक कर दिया। टीचर कभी गलत चेक नहीं करती अनलेस एंड अनटिल आपकी गलती ना हो, ठीक है। अगर आपकी गलती है तो टीचर कॉमन सी बात है उसको क्रॉस करेगी। तो यहाँ पे गलत है, 60 आंसर गलत है, ये जो 50 आंसर है ये सही है। क्यों सही है, मैंने पूरे बेसिक में जाके अच्छे से चीजों को समझाया। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी ऑप्शन। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए ग्रीन टिक भी हमारा डी ऑप्शन पे आ रहा है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी, कुल मिला के यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, ये क्या कह रहा है, जो फिगर आपको दिया है तो ऐसा कौन सा है इन फिगर 6.8, ये जो पूरे फिगर्स दिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर वर्ड का मतलब अभी मैंने पीछे समझाया, रेगुलर का मतलब हर साइड इक्वल है, हर साइड इक्वल है, ठीक है। और पॉली का मतलब है मैनी, और गन का मतलब साइड्स। जब बहुत सारी स्ट्रेट लाइन मिलके एक क्लोज्ड फिगर बनाती हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 चाहिए, जिससे ट्राइंगल बनता है। ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, ठीक है। और ट्राइंगल के बाद जितने भी क्लोज्ड फिगर्स बनते हैं स्ट्रेट लाइन का यूज होके, वो सब पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगन मतलब यहाँ पे हम स्क्वायर को रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। हेक्सागन को, रेगुलर हेक्सागन को पॉलीगन बोलेंगे, बट हम रेक्टेंगल को पॉलीगन नहीं बोलेंगे, मतलब रेगुलर पॉलीगन नहीं बोलेंगे। रेक्टेंगल पॉलीगन है, रेक्टेंगल पॉलीगन है, बट ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी हर साइड डिफरेंट है, ये अपोजिट साइड इक्वल है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, पहली बात। तो यहाँ पे स्क्वायर जैसा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे एंगल्स का डिफरेंस आ गया। तो रेगुलर वर्ड का मतलब साइड्स भी इक्वल, इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल। यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स डिफरेंट हो रहे हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं बट ये दोनों एंगल का डिफरेंस अलग है, ठीक है। ये दोनों एंगल डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, अपोजिट साइड सेम होती हैं। इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है। तो लेकिन ये रेगुलर क्यों नहीं बोल रहे? क्यों? क्योंकि ये वाली साइड मुझे लंबी दिख रही है एज कंपेयर टू दिस साइड। तो ये साइड के कंपैरिजन में ये साइड मुझे लंबी दिख रही है, यहाँ पे से स्क्वायर जो है ये आंसर है। तो मेरा आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। इन फिगर 6.8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर पॉलीगन, तो वो है सेकंड, स्क्वायर इज द रेगुलर पॉलीगन। ऑल हैव इक्वल साइड एक्सेप्ट फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे देखिए, बात को समझिए, यहाँ पे एक चीज हमें और बोला जो मैंने आगे रीड नहीं किया था। ऑल हैव इक्वल साइड एक्सेप्ट फर्स्ट। फर्स्ट में देखूं तो ये अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन सबकी सेम साइड नहीं है। यहाँ पे सब सेम साइड के, ठीक है। यहाँ पे भी ये साइड सब सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स डिफरेंट है। तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ये चीज क्लियर है? अब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, सब इक्वल है, और इंटीरियर एंगल जो बन रहे हैं वो भी 90 डिग्री बन रहे हैं। लेकिन जब मैं रेगुलर बोलूंगा तो स्क्वायर को ही यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन बोला जाएगा। बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन ही मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बी ऑप्शन में हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे डेफिनेटली, ठीक है। आंसर चेक करिएगा, यस, देखिए बी ऑप्शन हमारा रेगुलर पॉलीगन वर्ड आ रहा है। तो रेगुलर पॉलीगन, क्लियर है ये चीज? चलिए आगे क्या, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया है। एमसीक्यूज हमारे हो गए हैं यहाँ पे खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक एमसीक्यूज थे जो आपने इस वीडियो में क्लियर कर लिया। तो पार्ट 1 में एमसीक्यू क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखते हैं हमें क्या, यहाँ पर ये हमसे बोल रहा है मैच द फॉलोइंग। चलिए मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? मैच द शेप्स ईच साइड मेजर 2 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है हर एक साइड जो आपको यहाँ पे शेप दी है, इसमें जो साइड्स दी हैं ये सारी साइड 2-2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इन कॉलम फर्स्ट विद द करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर। तो आपको जो कॉलम 2 में वैल्यूज लिखी हुई दिख रही हैं ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। कौन सा? आउटसाइड द फिगर, मतलब फिगर की जो बाहर की बाउंड्री है उनका सम बताना है, अंदर से आपको मतलब नहीं है, पहली बात। अगर आप ए फिगर देखते हैं तो ए फिगर में देखना ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर की है,
ठीक है। फिर ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 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 है। ऐसे सम ऑफ द बाउंड्रीज अगर मैं देखता हूं तो कितने इसकी लाइंस हैं जो आउटसाइड बाउंड्री में है, मुझे वो सबसे पहले काउंट करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे बेसिकली 14 साइड्स हैं और हर साइड 2 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब मेरा आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर का पेरीमीटर। तो मैं कहूँगा कि ए फिगर के लिए यहाँ पे 28 सेंटीमीटर ये 4 दिया है। तो ए जो फिगर है ये ए फिगर करस्पॉन्डिंग टू द 4 इन कॉलम 2। तो कॉलम 1, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम 1 और यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम 2। तो ये है आपका कॉलम 2। तो कॉलम 1 में जो ए फिगर है ये करस्पॉन्ड कर रहा है कॉलम 2 के 4 वाले वैल्यू को। ऐसे ही बी पार्ट अगर हम वॉच करें तो बी पार्ट में देखना ये जो ड्राइंग है इसकी सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब 8 इंटू 2 करूंगा तो 8 इंटू 2 करने पे ये वैल्यू हमारी आ रही है 16 सेंटीमीटर 16। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो फिगर बी है ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू फिगर बी के लिए जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट फिगर सी देखूं तो सी फिगर में मुझे एक स्टार टाइप का क्रिस्टल दिख रहा है, मतलब स्टार दिख रहा है, स्टार शेप। इसमें कितनी साइड्स है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 साइड्स है इंटू 2 करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे 10 इंटू 2 करने पे 20 सेंटीमीटर मतलब ये है 2 वैल्यू, ठीक है। तो सी जो फिगर है ये करस्पॉन्ड कर रहा है सेकंड वैल्यू को और सेकंड वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। मैं साथ साथ आपको सॉल्व करके भी चीजें दिखाता जा रहा हूं। तो क्लियर है ये चीजें? देखना सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब 12 साइड्स हैं और हर साइड 2 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब 24 सेंटीमीटर वैल्यू आएगी और 24 सेंटीमीटर है यहाँ पे थर्ड वैल्यू। तो जो डी फिगर है ये करस्पॉन्ड कर रहा है थर्ड वैल्यू को। बात समझ आ गई? तो मैच द फॉलोइंग हमें इस प्रकार से अटेम्प्ट करने हैं। आपको मैंने एक एक पेरीमीटर बताया कैसे आपको वैल्यू निकालनी है और कैसे चीजों को सॉल्व करना है। तो कुल मिला के ये वाला सवाल हमें पेरीमीटर निकालना सिखा रहा था और पेरीमीटर का मतलब मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल द साइड्स। सम ऑफ ऑल द साइड्स वो हमने कर दिया। अब सर आप सम बोल रहे हो, यहाँ पे इनटू कर रहे हो, तो भाई सम का मतलब कितनी नंबर ऑफ साइड्स है। या तो आप 14 टाइम्स 2 को ऐड करते हुए आओ या एक ही बार में इंटू 2 कर दो। तो आपको यहाँ पे दूसरी चीज भी सीखने को मिल रही है, जब सेम वैल्यू को बहुत बार ऐड करना होता है। जैसे मुझे 2 को 14 टाइम्स ऐड करना था, तो कितनी बार सेम वैल्यू को ऐड करना है, आप इससे अच्छा उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये भी एक चीज आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में सीखने को मिल गई। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बोर्ड कर देते हैं क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो अगेन क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा मैच द फॉलोइंग का सवाल है। इसमें कुछ शेप दी हैं, उन शेप के पैरामीटर्स दिए हैं, आपको सिर्फ मैच करना है। तो देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल फिगर दिया है जिसकी लेंथ जो है, अगर मैं वर्ड पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल यहाँ पे लिखूं तो आप लोगों ने पढ़ा पेरीमीटर का मतलब, तो पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल का मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। और जब वर्ड रेक्टेंगल आता है तो आप देखते हैं यहाँ पे नीचे लेंथ होती है और इधर साइड में ब्रेथ होती है। नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये लेंथ है, जो वर्टिकल लाइन है ये ब्रेथ है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। क्योंकि 2 टाइम्स लेंथ है 2l, l प्लस l इज 2l और b प्लस b इज 2b। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या निकल के आएगा? तो इस फिगर में लेंथ मुझे दी है 6 और ब्रेथ दी है 4। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन
लेंथ मुझे दी है 6, तो 6 + 4, और 6 + 4 होता है 10, 10 × 2 होता है 20, तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर क्या, पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल। तो यहाँ पे ये पेरीमीटर है रेक्टेंगल का। क्लियर है? तो यहाँ पर थर्ड वैल्यू किसको डिनोट कर रही है, ए फिगर को। तो मैं एक काम करता हूं, बोर्ड क्लियर करके मैं ऐसा बोल देता हूं यहाँ पे कि जो ए फिगर है ये थर्ड फिगर जो दिया है, थर्ड वैल्यू जो दी है उसको करस्पॉन्ड, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब ए फिगर के लिए 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे यूनिट नहीं दी है, यहाँ पे भी यूनिट नहीं है, यहाँ पे भी यूनिट नहीं है, तो 6 और 4 यूनिट के बिना अगर मैं बोलूं तो 20 आंसर आ रहा है पेरीमीटर, रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर आ रहा है ये। अब आ जाते हैं स्क्वायर पे। जब हम बात करते हैं स्क्वायर की तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो स्क्वायर ऐसा फिगर है जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब a + a + a, 4 बार a को ऐड किया तो 4 × a कर दो बड़ी आसानी से। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर की साइड दी है 5, तो मतलब इसकी सारी साइड 5 होंगी, तो इसका मतलब 4 × 5 कर दीजिए, तो 4 × 5 करने पे ये आंसर 20 आ रहा है। तो इसका मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर भी 20 आ रहा है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी 20 आ रहा है। इसका मतलब ए फिगर भी थर्ड वैल्यू को और बी फिगर भी थर्ड वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रहा है। ये चीज समझ आ रही है? तो 5 + 5 10, 5 + 5 10, 10 + 10 20। ठीक है, अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करता हूं तो देखो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो इक्विलैटरल वर्ड का मतलब क्या है और ट्रायंगल वर्ड का मतलब क्या है, तो ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड है, 3 इंटरनल एंगल्स हैं, तो 3 साइड होंगी। इक्विलैटरल वर्ड का मतलब होता है कि इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो सब इक्वल हैं, या आप ऐसा बोल लीजिए कि जो साइड्स है इस ट्रायंगल की, तीनों साइड्स इक्वल है। तो इस ट्रायंगल की जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो इस तरह के ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो 6 + 6 + 6, इसका आंसर आएगा 6 + 6 + 6 पेरीमीटर, तो 12 + 6 ये हो जाएगा 18। तो मैं ऐसा बोलूंगा जो फिगर सी है ये करस्पॉन्ड कर रहा है 18 को, मतलब सेकेंड वैल्यू को। क्लियर है? तो यहां पे 18 आ गया। ऐसे ही हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, तो पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलियस ट्रायंगल। अब वर्ड आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ 2 साइड इक्वल हो, तीसरी साइड डिफरेंट हो। इक्विलैटरल में क्या, तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस में क्या, 2 साइड इक्वल। तो आइसोसेलेस में क्योंकि 2 साइड इक्वल है, 4 और 4, और एक साइड दी है अलग 2, तो सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा 4 + 4 + 2, मतलब ये आ जाएगा 10। तो यहां पे 10 मतलब फर्स्ट, तो डी जो फिगर है ये करस्पॉन्ड कर रहा है फर्स्ट वैल्यू को, और फर्स्ट की वैल्यू है 10। तो इस प्रकार से आपको चीजों को करना था सॉल्व। क्लियर है? चलिए तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। आंसर्स आपके सामने हैं, ये आंसर हैं, फॉर्मूले मैंने लिख लिख के आपको चीजें समझाई। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, स्क्वायर किसको बोलते हैं, फॉर्मूला क्या बनता है, इक्विलैटरल और आइसोसेलेस में अंतर क्या है। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया चीजों को सॉल्व। तो मैच द फॉलोइंग के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था। इसके बाद हमें दिया है ट्रू एंड फॉल्स, नहीं हमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 to 13। तो जल्दी से फिलिंग इन द ब्लैंक्स को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन इन फिगर 6.9। अब आपके सामने एक फिगर बना है 6.9 और सिर्फ इस शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर बताना है, मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इनका सम, फिर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन, इन सब साइड्स का अगर मैं सम कर दूं, मतलब अगर मैं यहां पर HG से कहानी चालू करूं, इन्होंने कहां से चालू की है ना, AB से चालू की है, तो देखना इन्होंने यहां से चालू किया ऐड करना,
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए बी वाली जो साइड है ये ऐड हो जाएगी बी एम से, फिर बी एम वाली साइड ऐड होगी एम डी से, और फिर एम डी वाली साइड ऐड होगी डी ई से, और फिर डी ई वाली साइड ऐड होगी ई एन से, और फिर ई एन वाली साइड ऐड होगी एन जी से, और फिर एन जी वाली साइड ऐड होगी जी एच से, और फिर जी एच वाली साइड ऐड होगी एच ए से। ये बात समझ आ रही है? तो सम ऑफ ऑल द साइड, जो शेडेड पोर्शन में साइड्स लगी हुई हैं, इनका पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, वो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स भरना है। इसका मतलब ए बी के बाद क्या ऐड होगा, तो बी एम, तो इस वाले फिलिंग इन द ब्लैंक्स में बी एम आएगा, फिर बी एम के बाद ऐड होगा एम डी, फिर एम डी के बाद होगा डी ई, फिर डी ई के बाद ऐड होगा ई एन के बाद ऐड होगा एन जी के बाद ऐड होगा जी एच, और लास्ट में आएगा एच ए। तो ये जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स थे ये मैंने फिल कर दिया। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 9 फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या क्या फिल करना है वो हमने लिख दिया। वैल्यू नहीं दी है हमें, ना वैल्यू डालनी है, वैल्यू दी नहीं तो कहां से डालोगे? क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको चीजें करनी थी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, द अमाउंट ऑफ रीजन एंक्लोज्ड बाय अ प्लेन क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स। तो द अमाउंट ऑफ रीजन का मतलब क्या है? अगर मैं आपके सामने यहाँ कोई फिगर बना दूं, मैं ऐसा बोलता हूं कि ये फिगर बना है और इस फिगर में इतना पोर्शन मैंने शेड कर दिया, या मैं ऐसा बोलूं कि चलो ये नहीं है, ये फिगर है, ठीक है? तो यहां पे अगर मैं क्वेश्चन का मतलब देखूं तो क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ रीजन, ये पूरा रीजन है और ये अमाउंट ऑफ रीजन है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर स्पेस की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर रीजन की बात हो रही है। द अमाउंट ऑफ रीजन एंक्लोज्ड बाय अ प्लेन क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो यहां पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आएगा एरिया। जितना स्पेस इस बाउंड्री के अंदर है, जो कि एंक्लोज्ड है एक बाउंड्री से, इस स्पेस को हम एरिया कहते हैं। तो यही आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। ये कह रहा है आपके पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की आपको लेंथ और ब्रेथ अगर मैं दे दूं, लेंथ कितनी दी है? लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मान लो एक लेंथ है, और ब्रेथ हमें दी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ब्रेथ हमें दी है 3 सेंटीमीटर। इस फिगर का एरिया क्या होगा? तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड, तो 5 इंटू 3 इज 15 सेंटीमीटर। यहां पे आएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 13 तक फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है? तो 11 तक हमने कर लिया, 12 और 13 दो फिलिंग इन द ब्लैंक्स और हैं, इनको देख लेते हैं, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, तो 12 एंड 13 ये रहा आपके सामने। क्या बोल रहा है? अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर। एक रेक्टेंगल है और एक पेरीमीटर है, ठीक है? सॉरी, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, इन दोनों का पेरीमीटर वो कह रहा है सेम है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ऐसा बोल रहा है, ठीक है? इस केस में ये बोल रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? तो बात को समझते हैं। देखो एरिया क्या होगा, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ दी है 6 और 2 क्या दिया है? ये 2 इसका ब्रेथ दिया है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 2 इंटू 6 इज 12 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं दिया तो मैं सिर्फ 12 लिखूंगा, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 12। कोई यूनिट नहीं दिया हमें, ठीक है? ना सेंटीमीटर दिया है, ना मीटर दिया है, कुछ नहीं दिया, तो हम भी यूनिट नहीं डालेंगे। अगर यूनिट दिया होता तो यहाँ यूनिट आता। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाल दिया 12 है। इसके बाद द एरिया ऑफ द स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर के केस में एरिया की बात करूं तो ये होता है आपका साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड। अब प्रॉब्लम ये है कि इस स्क्वायर की साइड हमें नोन नहीं है,
तो हम क्या स्क्वायर की साइड फाइंड कर सकते हैं? तो यस, हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं, ये सब क्लियर कर दूं, तो इसका पेरीमीटर होगा लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि बराबर आएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। क्लियर है? ये हमें क्वेश्चन में बोला है। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ का मतलब है 6 + 2, तो 6 + 2, और इसका 2 टाइम्स, तो 6 + 2 होता है 8, और 8 का 2 टाइम्स मतलब 16, तो इसका मतलब 16 आया हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं स्क्वायर के पेरीमीटर पे। अगर मैं स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करूं, तो ये साइड हमें नोन नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। इसका मतलब 4 बार जब x ऐड होगा, 4 टाइम्स जब x मल्टीप्लाई होगा, तो वो 16 के बराबर होगा। मैंने क्या किया? मैंने यहां पर पहले तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखा, इससे जो वैल्यू आई वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड, तो 4 × x इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू यहां पर आएगी 16 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मतलब हर साइड जो स्क्वायर की है ये 4 यूनिट्स हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब बात आती है एरिया ऑफ स्क्वायर की। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड, दैट मीन्स एक साइड है 4, तो 4 × 4 मतलब 16 आएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, जो भी यूनिट आगे होगा उसकी पावर में स्क्वायर लगेगा। ऐसे ही 12 का एरिया, तो ये एरिया आएगा इसका 12 स्क्वायर यूनिट्स। जो भी यूनिट होगी, चाहे सेंटीमीटर हो, मीटर हो, उसके पावर में 2 लगेगा। तो यहां पर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है? पूरा प्रॉपर तरीके से समझाते हुए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैंने कैसे वैल्यूज को फाइंड किया, और मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13th क्वेश्चन में भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्या कह रहा है? 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है? तो 1 मीटर, ये 1 मीटर, ठीक है, मान लो ये 1 मीटर है, और 1 मीटर के जब मैं छोटे 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 पार्ट्स करता हूं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मतलब यहां पर 1 मीटर जो पार्ट है इसको 100 छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग डिवाइड करते हैं, इसलिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर आता है। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही यहां पे इन्होंने हमसे पूछा, जब मैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की बात करूंगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जब इसकी बात करूंगा तो ये बेसिकली हमें एरिया दिया है। और अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो किस में कन्वर्ट करूं? तो देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को अभी कन्वर्ट नहीं करना है, यहाँ पे भी यूनिट सेंटीमीटर ही दिया है। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब होता है, ये जो 1 है ना, ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 1 सेंटीमीटर को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो जाके ये सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विथ सेंटीमीटर, यूनिट 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर सेंटीमीटर बना। ये सेंटीमीटर की पावर में 2 आया, क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 × 1 करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली 1 आएगा कि 1 सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम बोलेंगे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये 2 चीजें आपको समझ आ गई। क्लियर है? ऐसे ही 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, कितने, मतलब क्या होता है, कैसे बोलेंगे? तो 1 मीटर जब 1 मीटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ऐसे ही 1 स्क्वायर मीटर का मतलब है 1 मीटर, और मीटर की पावर में है 2, मतलब 2 बार मीटर मल्टीप्लाई हुआ है, मीटर × मीटर, तब जाके ये m की पावर में 2 आया है। मतलब 1 मीटर जब 1 मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मीटर स्क्वायर आएगा, तो 1 मीटर × 1 मीटर इज 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और 1 मीटर में क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे ही इस 1 मीटर में भी 100 सेंटीमीटर होंगे। तो
हम कह सकते हैं कि जो 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू है ये बराबर होती है 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ भी सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसलिए इसकी यूनिट बनती है 1 मीटर स्क्वायर की 2020, मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब स्केल याद करने का तरीका है। कई बच्चे कहते हैं सर हमें समझ नहीं आ रहा, हमें याद नहीं हो रहा। तो भाई आपको बड़ा सिंपल सा याद रखना है। चीज़ें क्या याद रखनी है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर ये चीज़ याद नहीं हो रही तो याद नहीं करना, चीज़ें समझनी है। मैं ये बोलूँगा कैसे समझनी है, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये डिस्टेंस दिया है। और जब एरिया की बात होगी तो यूनिट की पावर में 2 आता है। तो यहाँ पर 1 मीटर के साथ जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 मीटर को, तो इस साइड भी मुझे 100 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक और 100 सेंटीमीटर को। तो मीटर इंटू मीटर ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10,000, मतलब 4 0, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, मल्टीप्लाई हो गई, ये आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 बार सेंटीमीटर यूनिट है। तो एक तो ये स्केल याद करना है, डिस्टेंस, किसी चीज की लेंथ नापनी है, और ये आपको याद करना है जब किसी चीज का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो इस प्रकार से आपने ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल कर लिए। अब 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मैनी स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये आ गया 10,000। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दोनों स्केल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को करना था आपको सॉल्व। तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स आपने देखे 13 तक हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ, तो बोर्ड कर देते हैं क्लियर। ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 20 तक ये सारे ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में हमें क्या कह रहा है, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज हाफ्ड। ये कह रहा है मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल है और ये इसकी लेंथ है L और B इसकी ब्रेथ है। अगर मैं लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ को मैं हाफ कर दूं मतलब 1/2 कर दूं, तो इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ्ड एंड ब्रेथ इज डबल्ड, और जो ब्रेथ थी इसकी वैल्यू में 2 टाइम्स कर दूं, ठीक है। तो लेंथ जो है आपने हाफ कर दी, ठीक है। तो यहां पे मैं ले लेता हूं लेंथ का हाफ 1/2 L, और ब्रेथ को मैं ले लेता हूं 2 टाइम्स B, ठीक है, डबल कर दिया। ब्रेथ इज डबल, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड रिमेन्स सेम्स। एरिया क्या हो जाएगा, तो देखो पहले एरिया क्या था, मान लो पहले एरिया यहाँ पे लेंथ थी और ब्रेथ थी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये आपका एरिया था। लेकिन अगर मैं लेंथ को हाफ कर दूं और ब्रेथ जो है वो डबल कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2B और ये आपका हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ L। एरिया क्या होगा, तो एरिया मतलब ये वाली साइड मल्टीप्लाइड विथ ये वाली साइड, तो ये हो जाएगा 1/2 L मल्टीप्लाइड विथ 2 टाइम्स ऑफ B। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर यहाँ पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा। तो आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ दिस न्यू रेक्टेंगल इज ऑल्सो लेंथ इंटू ब्रेथ। और यही स्टेटमेंट में बोला है कि अगर लेंथ रेक्टेंगल की हाफ कर दी जाए, ब्रेथ को डबल कर दिया जाए, तो एरिया जो नए वाले रेक्टेंगल का होगा वो कोई चेंज हमें नहीं दिखेगा। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर है, इसको कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था समझना। हम कर देते हैं बोर्ड क्लियर और सिर्फ यहां पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सामने T, ट्रू। ऐसे ही हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्या कह रहा है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। ठीक है, ये कह रहा है अगर मैं किसी स्क्वायर के साइड्स को डबल कर दूं तो उसका एरिया भी डबल हो जाएगा। तो एक बात समझ लेते हैं, मान लो ये है मेरे पास स्क्वायर और इस स्क्वायर का एरिया तो होता है, मान लो ये साइड है A, ये साइड है A। अब इसका एरिया होता है A इंटू A,
ठीक है, लेकिन अगर मैं हर साइड को डबल कर दूं मतलब ये आपके पास नया स्क्वायर है, और हर साइड अगर मैं 2a और 2a और 2a कर दूं, डबल कर दूं, तो इसका मतलब इसका एरिया बन जाएगा 2a मल्टीप्लाइड विथ 2a मतलब 4a स्क्वायर। यहां पे आ रहा था a स्क्वायर, यहां पे आ रहा है 4a स्क्वायर। अगर आप किसी स्क्वायर की साइड्स को डबल कर देते हो तो उसका जो एरिया था वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, उसमें 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 इंटू हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। यहां पे बोला है डबल हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ आ रही है आपको? तो बोल्ड कर लेते हैं, क्लियर, कॉपी कर लीजिए, चीजों को समझ के करना। पहला स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स, तो बोल्ड कर दिया, क्लियर, और यहां पे लिख देता हूं ये ट्रू है, ये फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 15 का फॉल्स स्टेटमेंट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 में क्या कह रहा है, इसको देखो। इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी रेगुलर ऑक्टागन का पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर है, नहीं, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट बोल रहा है। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि रेगुलर ऑक्टागन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि मिनिमम 3 साइड का जो फिगर होता है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है, और इसमें होती हैं 3 साइड, तो मिनिमम 3 साइड मिलके क्लोज्ड फिगर बनाता है जिसको हम ट्राइंगल बोलेंगे। ट्राइंगल के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो 4 साइड का जो भी फिगर होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल के बाद आपने सीखा था कि 5 साइड वाला जो फिगर होता है उसको हम पेंटागन बोलते हैं। तो पेंटा वर्ड का मतलब होता है 5, तो 5 साइड का फिगर, 5 स्ट्रेट लाइन जब मिलके क्लोज्ड फिगर बनाती हैं तो वो पेंटागन होता है। 6 साइड वाला जो फिगर होता है इसको हम हेक्सा बोलते हैं, तो हेक्सागन। हेक्सा वर्ड का मतलब है यहाँ पे 6 साइड, और 7 साइड जिसके पास होती हैं तो ये होता है हमारा हेप्टा, तो हेप्टागन। और जहां पे 8 साइड होती हैं इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑक्टा, तो ऑक्टागन। ऑक्टा वर्ड इन्होंने यहां पे यूज किया है, ठीक है। तो ऑक्टागन का मतलब 8 साइड का कोई फिगर, तो 8 साइड्स होंगी। अब देखना, वर्ड रेगुलर बोला है, इसका मतलब रेगुलर वर्ड का मतलब नंबर ऑफ साइड्स 8 हैं, वो सारी साइड्स इक्वल हैं, इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल है। तो एंगल और साइड जब इक्वल होती हैं तो हम इस तरह के क्लोज्ड फिगर को रेगुलर बोलते हैं। तो ये रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है। अगर हर साइड 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ साइड्स 8 हैं, 8 इंटू 6 कर दो तो ये आंसर 48 आना चाहिए, तो पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर आना चाहिए। जबकि यहां पर इन्होंने बोला है कि 36 सेंटीमीटर होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बात समझ आ रही है? मैं क्वेश्चन नंबर 16 को फॉल्स क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे मैंने हर रीजन को समझाया। चलिए, बोर्ड पे एक्स्ट्रा वर्क हम सब कर देते हैं क्लियर, और इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17th क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, अ फार्मर हु वांट्स टू फेंस हिज फील्ड। फार्मर मतलब किसान। एक किसान अगर अपनी जमीन पर, ठीक है, फेंसिंग करना चाहता है, मतलब बाउंड्री बनाना चाहता है, तो उसको सबसे पहले पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा कि वो कितनी आउटर बाउंड्री में फेंसिंग लगाना चाहता है। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि पेरीमीटर का मतलब ही होता है आउटर बाउंड्री। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 17 एकदम सही स्टेटमेंट है। ट्रू एंड फॉल्स है ना, तो स्टेटमेंट को सही या गलत बोलना है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि अगर किसान को अपनी जमीन पे बाउंड्री बनानी है तो वो पेरीमीटर को कैलकुलेट करेगा, एकदम सही है। एन इंजीनियर हु प्लान्स टू बिल्ड अ कंपाउंड वॉल। कंपाउंड वॉल का मतलब जब वही फेंसिंग वॉल होती है, बेसिकली कंपाउंड वॉल को कहते हैं कि मान लो हम जिस घर में रहते हैं उस घर में कुछ खुली बाउंड्री है, और उस खुली बाउंड्री पे अगर मैं वॉल बनाना चाहता हूं तो कॉमन सी बात है मैं बाउंड्री पे वॉल बना रहा हूं, इसका मतलब पेरीमीटर। तो ये कह रहा है एन इंजीनियर हु प्लान्स टू बिल्ड अ कंपाउंड वॉल ऑन ऑल साइड्स ऑफ हाउस मस्ट फाइंड द एरिया ऑफ द कंपाउंड। एरिया ऑफ द कंपाउंड नहीं,
वो पेरीमीटर ऑफ द कंपाउंड, बाउंड्री बनानी है ना, तो पेरीमीटर की बात होगी, यहाँ पे एरिया वर्ड गलत दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप देख रहे हैं ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14 से 18 तक हमने कर लिया, टोटल है 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो 14 से 20 तक मतलब ये जो 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के हैं, जिसमें से हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं, तो 2 2 4 5 हमने कर लिए हैं। मूव करते हैं हम लोग 19th क्वेश्चन की तरफ। तो 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द वॉल। एकदम गलत स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों भाई, आप जिस घर में अभी बैठे हो, जहां मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मान लीजिए वहां पे एज्यूम करिए वॉल्स हैं, हो सकता है आप घर के अंदर हो या बाहर हो, अभी आप ये एज्यूम करिए आप कमरे के अंदर बैठे हैं और वहां पे जो वॉल्स है उस वॉल्स को पेंट करना है। इसका मतलब एक वॉल को पेंट करने के लिए पेंटिंग इसके अंदर होगी, और बाउंड्री के अंदर का जो स्पेस होता है उसको एरिया बोलते हैं, ना कि पेरीमीटर। तो ये वाला शब्द यहाँ पे गलत दिया है। किसी बंदे को भी बाउंड्री कैलकुलेट नहीं करनी है, उसको बेसिकली एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया ऑफ द वॉल ये पेंटिंग का कॉस्ट खर्चा निकालने के लिए हमें करना पड़ता है, ठीक है। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ फ्रेम ऑफ अ पिक्चर वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पिक्चर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों स्टेटमेंट ट्रू है सर? भाई फ्रेमिंग करना मतलब हम किसी फोटो की आउटर बाउंड्री बनाते हैं, तो किसी भी फोटो की जब मुझे फ्रेम बनाना है मतलब आउटर बाउंड्री बनानी है, आप देखेंगे चश्मा, तो चश्मे का फ्रेम ये आउटर बाउंड्री कहलाता है, ना कि अंदर वाला। तो आउटर बाउंड्री जो है ये पेरीमीटर है। तो कुल मिला के टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्रेम ऑफ अ पिक्चर वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पिक्चर। इस केस में हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए, कितनी बाउंड्री पे फ्रेम लगेगा, आउटर बाउंड्री लगेगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहां तक फाइनली आपने 20 क्वेश्चंस इस पार्ट नंबर 1 में वॉच कर लिए। कितने? 20 क्वेश्चन, जिसमें आपने ये देखा कि पार्ट 1 में हमने ये देखा कि एमसीक्यू किस प्रकार से आएंगे, मैच द फॉलोइंग, फिर फिलिंग इन द ब्लैंक्स और फिर ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट जो पार्ट है वहां पे हम वॉच करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप लोग आ जाइए पार्ट 2 पे। उससे पहले सर कैसे आए, क्या तरीका है वॉच करने का वीडियोस बिना एडवर्टाइजमेंट के? तो सबसे अच्छा तरीका है आप गूगल राजा के पास जाइए, टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स, तो गूगल राजा आपको लेकर आएंगे हमारी वेबसाइट पे। तो हमारी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे यहाँ पे ऑप्शन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फ्रॉम 6 to 12। क्योंकि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखने हैं तो आप डायरेक्ट इस ऑप्शन को क्लिक करिए, तो आपके सामने क्लिक करते ही वो सारे टीचर्स आएंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर कर रहे हैं अलग अलग क्लास के, 9th क्लास, 10th क्लास, 8th क्लास, 12th क्लास, सारी क्लासेस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फ्रॉम क्लास टू 12th, सारे टीचर्स आपके सामने अलग अलग सब्जेक्ट से। आप स्क्रॉल करिए, आपको मेरी फोटो को देखना है, तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हुआ मिलूंगा 7th क्लास, ठीक है, 10th क्लास और 9th क्लास, ठीक है। तो 7th और 6th आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये 7th पे मेरी फोटो दिख रही है आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और यहाँ पे 6th क्लास पे भी मेरी फोटो दिख रही है आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपको मैथ्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखनी है, मेरी फोटो देखिए, वॉच नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने मेरे द्वारा पढ़ाए हुए 6th क्लास की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ सब्जेक्ट वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, वो भी बाकायदा टॉपिक वाइज प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड मैनर में। आपको जिस चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आप उस चैप्टर को देखिए। जैसे नंबर सिस्टम में 4 लेक्चर्स बने हुए हैं, तो मतलब 4 पार्ट्स होंगे। आपको जोन सा पार्ट वॉच करना है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे पार्ट्स ओपन होंगे, जोन सा पार्ट वॉच करना है, कौन से क्वेश्चन से कहाँ तक वॉच करना है, उस क्वेश्चन वाला वीडियो को आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप घर बैठे बैठे इस तरीके से वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीका है, विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आप घर बैठे बैठे 100% फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड मैनर में सारी वीडियोस आपके घर बैठे बैठे आपको दे रहे हैं। कंटेंट के साथ किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है, बेस्ट कंटेंट सारा बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको दिया जा रहा है।
तो चलिए जल्दी से पूरी इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। शेयर का बटन दबाइए, लिंक आएगा, लिंक को आप सोशल मीडिया, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने दोस्तों के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि यहीं से टीचर का बनता है मोटिवेशन। तो लाइक देना जरूरी है, लाइक दे दीजिए और उसी के साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि किसी तरह की सब्सक्रिप्शन फीस नहीं मांग रहे हैं हम लोग सिर्फ आपसे ये चाह रहे हैं कि अगर आपको 6th क्लास की घर बैठे बैठे वीडियोस देखनी है तो जो डेली अपलोड्स होते हैं वो आप तक डेली पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।